Conceptual question number 8.5. What are the conditions of constructive and destructive interference? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, क्या शराइत है, वो हमने बताना है। हम जानते हैं जो इंटरफेरेंस है उसके दो टाइप्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले हमें जो जनरल जो कंडीशन है दोनों का मिलाकर तो हम आपको बताएंगे। इंटरफेरेंस की कंडीशन है चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, दोनों का जो कंबाइन जो कंडीशंस है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, और दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव करने से काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो और टाइम पीरियड भी सेम हो, और ये फेज कोहेरेंट होना चाहिए और सोर्स से वेव्स कंटिन्यूसली इमिट हो रही हो, तब जाके कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसके लिए जो कंडीशन है हमारे पास जो पहले है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए उनका जो एंगल में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए। दो वेव के जो फेज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एंगल में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए, और जो पाथ जो डिफरेंस है या तो वो ज़ीरो होना चाहिए, या अगर ज़ीरो ना हो तो उसी वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल में बढ़ना चाहिए। या पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो, या पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। तब जाके डेस्टिनेशन पर जिस पॉइंट पर दो वेव मीट करेगी उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स लाइट के केस में हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस की लाइट मिलेगी, अगर आवाज़ है साउंड वेव्स है तो हमें ऊंची आवाज़ मिलेगी, और उसका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये हमारे पास है 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अगर देखें अगर आप एम की जगह 0 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा, अगर एम की जगह 1 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, अगर एम की जगह 2 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, अगर एम की जगह 3 लैम्डा रखेंगे तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो हमने जनरलाइज करके ये फार्मूला हमने लिख दिया है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ के हाफ के और इंटीजर मल्टीपल के बराबर हो। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m+1/2 होल लैम्डा। अब यहाँ पे जो m है वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है। अगर हम m की जगह 0 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा λ/2, 1 रखेंगे तो 3 λ/2, 2 रखेंगे तो 5 λ/2, फिर 7 λ/2 एंड सो ऑन। इस तरह से ऑड इंटीजर मल्टीपल में आएगा, तब जाके हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है डेस्टिनेशन पर जहाँ पे दो वेव मिल रही है वहाँ पे लाइट केस में हमें या तो बिल्कुल डिम लाइट मिलेगी या तो लाइट ख़त्म हो जाएगी, अगर आवाज़ है तो मुकम्मल आवाज़ ख़त्म हो जाएगी या तो हमें धीमी आवाज़ मिलेगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8.6. हाउ माइट वन कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द नोट्स एंड एंटीनोड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। एक धागा है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर एक पर्सन नोड और एंटीनोड की जो पोजीशन है उसकी जगह है उसका वो कैसे पता लगा सकते हैं, यानी उस पर्सन को कैसे पता चलेगा जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है उसके अंदर नोड्स कहाँ बन रहे हैं और एंटी नोड्स कहाँ बन रहे हैं। हम जानते हैं नोड्स और एंटी नोड्स जो है वो स्टेशनरी वेव्स के अंदर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेशनरी वेव्स को हमें समझना पड़ेगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसी चैप्टर के प्रीवियस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं कि जो स्टेशनरी वेव्स है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक टाइप है। जब दो वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, लेकिन वो दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उस वक्त जो फिनोमेना होगा, जो उस वक्त जो वेव नई वेव हमारे पास आएगी, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ये हमारे पास दो वेव्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है।
एक वेव आगे जा रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो एक वेव राइट साइड पे जा रही है। जब ये दोनों वेव स्पेस में मिली है तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, यानी कि यहाँ जो क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 0 है। यह एम्पलीट्यूड 0 क्यों है? क्योंकि इन पॉइंट्स पर जो मैंने रेड कलर किया है, इन पर वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड 0 है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर एट रेस्ट एट नोड्स, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मीडियम रेस्ट में है, वो वाइब्रेट कर ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास 0 आ गई है। इस पॉइंट को ज़रा देखें, ये जो पॉइंट है जो मैं ब्लैक में डॉट लगा रहा हूँ, उन पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। यहाँ पे तो पार्टिकल वाइब्रेट करें, तो जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी नोड। सो हम जब स्टेशनरी वेव्स बनने के बाद हमने देखना है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बन रही है, वहाँ पर जो है उस पॉइंट को हम एंटी नोड कहते हैं, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होगी उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। इस तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और 0 एम्पलीट्यूड, उन पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हुए हम नोड और एंटी नोड की पोजीशन को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8.7, Is it possible for an object which is vibrating transversely to produce sound waves? क्या ऐसा पॉसिबल है एक ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहा है और उससे साउंड वेव्स क्रिएट हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आंसर करने से पहले मैं थोड़ा बहुत ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम बता भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव मोशन परपेंडिकुलर होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव मोशन पैरेलल होती है। अगर आप एक रस्सी को स्ट्रेच करने के बाद इसको ऐसे जर्क दें, अप एंड डाउन मूव कराएं, तो क्या होता है, ये जो रस्सी है इसके अंदर ऐसे लूप बनती है। अगर आप यहाँ पर एक रेड कलर का धागा बांधें, तो ये जो रेड कलर का धागा है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, क्योंकि रस्सी वाइब्रेट कर रहे हैं तो पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं, ये लूप आगे जा रहे हैं, वेव आगे जा रही है, बट पार्टिकल ऑफ मीडियम उसी जगह में वाइब्रेट कर रहा है। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम ऐसे, वेव ऐसे, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव के दरमियान, वेव मोशन के दरमियान एंगल 90 का बना, ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अगर आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ेंगे तो स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन है उसमें क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव मोशन की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, उसको लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। सो हम जानते हैं ये जो साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, जबकि हमसे ये पूछा गया है अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या उससे साउंड वेव्स क्रिएट होगी? यस, क्रिएट होगी, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिस मीडियम के अंदर जो ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करता हुआ जो ऑब्जेक्ट है जिस मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस मीडियम के जर्रात और वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए ना, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता उसकी मोशन ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन जिस मीडियम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उस मीडियम के पार्टिकल्स और उस मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस है उनकी मोशन जो है ना पैरेलल होनी चाहिए। इस डायग्राम के अंदर देखिए मैंने एक ट्यूनिंग फोक दिखाया है, और उस ट्यूनिंग फोक के जो प्रोंग है, देखो ये हैंडल है, ये प्रोंग है। अब ट्यूनिंग फोक को मैंने ऐसे रखा है, मैंने सीधा नहीं रखा क्योंकि अब मैंने ऐसे रखा ताकि आपको एक चीज़ मैंने यहाँ से समझानी है। सो मैंने इस प्रोंग को मैंने रबर पैड में मारने के बाद ये जो प्रोंग है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। सपोज मैं नाम देता हूँ ओ, ए और बी के दरमियान वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो क्रस एंड ट्रफ बन रहा है, देखो क्रस एंड ट्रफ बन रहा है,
प्रोंग की जो वाइब्रेशन है यहाँ पर क्रस एंड ट्रफ बन रहा है। तो इसका मतलब ये तो ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहे हैं प्रोंग, लेकिन इसकी वाइब्रेशन से ये जो एटमॉस्फेयर के एयर है उसके ऊपर प्रेशर भी तो पड़ रहा है। सपोज ये ट्रफ बना है तो प्रेशर यहाँ से देखो, हवा के लेयर से प्रेशर हटा तो हवा के लेयर्स दूर चले गए, तो हवा के लेयर का दूर जाना क्या है, रियर फ्रैक्शन है। लेकिन जब प्रोंग ओ से ए तक आएगा तो ट्रफ बना है, यहाँ पर ट्रफ बना है तो हवा के लेयर पर प्रेशर एग्जर्ट किया प्रोंग ने, तो उस चीज़ को मैंने ट्रफ से शो किया है। तो हवा के लेयर करीब आ जाएंगे, फिर ये प्रोंग वापस बी की तरफ जाएगा तो दोबारा क्रस बना, तो हवा के लेयर से प्रेशर हटा तो दोबारा रियर फ्रैक्शन बना। फिर दोबारा ए की तरफ आएंगे तो हवा के लेयर पे दोबारा प्रेशर पड़ेगा तो हवा के लेयर दोबारा कंप्रेस हो गई। सो हवा के लेयर कंप्रेस और रियर फ्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब हवा के जो लेयर्स है उसकी मोशन इस डायरेक्शन में है। ये जो वेव्स है इनकी फ्रिक्वेंसी ह्यूमन ऑडिबल रेंज में हो, यानी 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज के दरमियान हो, तो यहाँ से आवाज़ हमें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखिए यहाँ से कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, साउंड वेव की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर ये जो मीडियम है इसकी पार्टिकल की वाइब्रेशन और साउंड की मोशन पैरेलल है। इससे हमें मैटर है, इससे हमें गर्ज है, इस ऑब्जेक्ट की मोशन से हमें गर्ज नहीं है। सो इसलिए हम कह सकते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर स्ट्रिंग या वायर लगी हुई है वो तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करते हैं, बट साउंड हमारे पास है वो साउंड क्रिएट होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है।